मैं जिस एरिया से हूँ वहाँ से पहली लड़की हूँ जो बाहर निकली हूँ। मुझे नहीं लगता कोई लड़का भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर निकला होगा। 100% प्लेसमेंट मिलेगा, कैंपस ड्राइव होगा, उनके हाथ में ऑफर लेटर होगा। ये समझ नहीं आता, एजुकेशन लोन है, उसकी पेइंग कैपेसिटी होती तो लोन लेता। ठीक है, तो अपन बात करने जा रहे हैं आज एविएशन के बारे में। एविएशन मतलब ऐसा वर्ड कई बच्चों के लिए हो जाता है कि जो एकदम अनसुना सा होता है, इसलिए अपन थोड़ा सा उनको अच्छे शब्दों में समझाने की या सरल शब्दों में समझाने की अगर कोशिश करेंगे तो एविएशन मतलब कि एयरलाइन मतलब कि एयरपोर्ट या एयरलाइन से संबंधित जितनी भी नौकरियां होती हैं वो डिफरेंट फील्ड में होती हैं। डिफरेंट सेक्टर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन आज हमारे सामने जो गेस्ट आए हुए हैं वो आए हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु सेलम, जहाँ पे इनका कॉलेज है जिसका नाम है विनायका मिशन एविएशन एकेडमी। तो पहले तो हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, सबका नाम जानना चाहेंगे। कीर्ति साहू। जी मैम। कीर्ति मैम, आप क्या देखती हैं वहाँ पे? मैं वहाँ पे सर इंस्ट्रक्टर हूँ, स्टूडेंट्स को एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाती हूँ। और थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपने क्या कोर्स किया हुआ है? मैंने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग ही किया है। ग्रेजुएशन में क्या था मैम आपका? सर मुझे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में मेरा एम था और ये मैंने किया। और एज पर जैसे फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि मेरे दादा परदादा मेरी मम्मी सब टीचर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने अपना ये फील्ड चूज किया है। आपको पसंद भी है? जी हाँ, मुझे पसंद है। कि बेसिकली स्थिति क्या होती है कि जो लोग यहाँ के अवेयर नहीं होते और खासकर प्रदेश छोड़ के जाना नहीं चाहते। वजह इसकी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन प्रदेश छोड़ना नहीं चाहते। और मुझे लगता है जो बेसिक वजह है ना सर, वो वजह है अवेयरनेस। लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जैसे कि आप बता रही हैं, आप एक छत्तीसगढ़ की गया थी एक समय में जी। आप यहाँ से इस छत्तीसगढ़ से आपने ये सोचा कि मुझे एविएशन करना है, ऊपर से मैकेनिकल में करना है। ये पहली बात तो एक सोचने का विषय है, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां या बच्चे सोच पाते हैं कि आपको क्या लगता है? मैं जिस एरिया से हूँ वहाँ से पहली लड़की हूँ जो बाहर निकली हूँ। मुझे नहीं लगता कोई लड़का भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर निकला होगा। और मुझे शुरू से ही कुछ अलग करना था, जिसके लिए मैंने जो है ट्राई किया। मतलब आपको नॉलेज मिली तो ही जान पाए आप? जी। तो इसलिए आज मैं जो आपके स्टूडियो में मैं आप सबको इन्वाइट किया हूँ, या जो इसलिए बुलाया हूँ कि वजह इसकी है कि हम सब लोग थोड़ा सा नॉलेज की बात कर ले। जो बहुत भ्रमित होते हैं, उनको लगता है कि इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना ही कैरियर है। क्या एविएशन इंडस्ट्री में कोई कैरियर नहीं है क्या? 101% करियर है अभी के टाइम पे। मीन्स ऑल ओवर कंट्री में आप बोलिएगा तो आपको क्या है, अपना टाइम सेव करना है। टाइम सेव करने के लिए साइकिल से तो जा नहीं सकते, पैदल तो जा नहीं सकते, लेकिन हम टाइम सेव करने के लिए एरोप्लेन से जाते हैं। आप एरोप्लेन का यूज, फ्यूचर की डिमांड भी है। हाँ बिल्कुल, एरोप्लेन का यूज करते हैं जाने के लिए। लेकिन उसके इंजीनियर के बारे में जब बोला जाता है तो ये सोचते हैं कि ये तो स्टडी पता नहीं क्या है, कैसे इसमें जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप पायलट पे ट्रस्ट कर सकते हैं एंड आप एयर होस्टेस के लिए जा सकते हैं। तो वैसे बिना इंजीनियर के एरोप्लेन का होना कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। और मैम बहुत सारी और भी वैकेंसीज होती है एयरपोर्ट में। बिल्कुल, वो थोड़ा सा बताएंगे डिटेल में। एयरपोर्ट में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। जैसे ग्राउंड डिवीजन आप बोलिएगा, है ना, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होती है। फिर जो पायलट डिपार्टमेंट होता है, पायलट क्रू के अंदर आता है। तो क्रू में भी अलग अलग डिवीजन होते हैं, जैसे एयर होस्टेस वगैरह के बारे में आप जानते हैं वो। फिर ग्राउंड में ग्राउंड हैंडलिंग, जो लोडर्स होते हैं, जो लोडिंग एंड ट्रिमिंग के लिए यूज करते हैं, ऐसा है। फिर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग भी इंजीनियरिंग डिवीजन के अंदर आता है, जिसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। जैसे प्लानिंग है, क्वालिटी है ना, इंजीनियरिंग सेक्शन है। इसमें स्टूडेंट जो है जा सकते हैं। हर एक के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। जैसे एक टेक्निकल डिपार्टमेंट पे आपको जाना है तो एक मतलब आपका बैकग्राउंड भी चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग में जाना है तो नॉर्मली उसको स्टूडेंट जो भी होगा 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। लेकिन अगर आप ग्राउंड डिवीजन में जाते हैं, लोडिंग एंड ट्रिमिंग में जाते हैं, 10th पास 12th पास को भी वो लेते हैं। उसमें ग्रेजुएशनल रिक्वायरमेंट वैसे नहीं होता। लेकिन अगर आप यही क्रू मेंबर में जाते हैं, सिर्फ अगर क्रू में बोलेंगे तो सबसे हायर डिपार्टमेंट क्या होता है, वो CPL का होता है। अगर CPL में जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए।
ग्रेजुएशन के बाद भी आपको CPL का जो कमर्शियल ग्रेजुएशन कर लेने से क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है बच्चे को? एक पर्टिकुलर अगर फील्ड में आप बोले तो ग्रेजुएशन का एयरलाइंस में टेक्निकल डिपार्टमेंट में कोई रोल नहीं है, टेक्निकल, ठीक है। हाँ, वहाँ पे जैसे CPL है, अगर आप डिग्री लेके जाएंगे आपको एरोप्लेन ड्राइव करना नहीं आता, वो डिग्री आपके हाथ में रहेगा, कोई यूज नहीं रहेगा। लेकिन आपको अगर आपने CPL किया हुआ है तो आप जो है कमर्शियल पायलट लाइसेंस आपके पास है, आगे आप एरोप्लेन को ड्राइव कर पाएंगे। अगर आपके पास एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का लाइसेंस है तब आप जो है एरोप्लेन को ठीक कर पाएंगे। डिग्री के साथ आप जो है नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप जो है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, जैसे आप हायर डिपार्टमेंट में बोलेंगे DGCA जो एक अथॉरिटी होती है, उसमें डिग्री का, मास्टर डिग्री का उसका रोल होता है, क्योंकि उसमें लाइसेंस होल्डर भी इक्विवेलेंट पोस्ट पे होते हैं, डिग्री होल्डर भी इक्विवेलेंट पोस्ट पे होते हैं। एक जैसे DGCA डिपार्टमेंट हम बोलेंगे तो उसमें PhD होल्डर्स भी होते हैं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस लाइसेंस होल्डर भी होते हैं। लाइसेंस में जो भी उनका रेटिंग रहता है उसके बेसिस पे उनको पोस्ट जो है मिलता है। अलग अलग मतलब टेक्निकल इनके नाम्स होते हैं, ऐसा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं जो इंस्टीट्यूटों में एडमिशन हो जाते हैं, साल साल भर बच्चे पता नहीं क्या पढ़ रहे होते हैं, माँ बाप भी बहुत सारे सपने देख रहे होते हैं, बहुत सारी फीस बच्चे पे कर चुके होते हैं, फंस भी चुके होते हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी बातें भी कर चुके होते हैं अपने दोस्तों यारों फैमिली समाज में कि भाई पायलट बनने जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे जॉब करने जा रही है। अब वो इधर के भी नहीं रहते हैं कि कुछ करें, उधर के भी नहीं रहते हैं, और इस तरीके से लोग इंस्टीट्यूट वाले ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। आप लोग तो खैर कॉलेज से हैं, एफिलिएशन है, उनके पास ना कॉलेज होता है ना एफिलिएशन होता है, बस एक इंस्टीट्यूट के नाम पे एक सर्टिफिकेशन का कोर्स होता है जाकर के। उसके बारे में थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताएंगे सर, थोड़ा सा बताएंगे। आपने जो एक सवाल पूछा कि बहुत सारे, सही है, अगर आज की डेट में नॉर्मली टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई कि आपको कोई भी बच्चे को कोई इन्फॉर्मेशन लेनी तो सीधा गूगल पे टाइप करता है, ओके। तो अगर आप नॉर्मली एविएशन टाइप करोगे तो आपको मोर देन 1000 नंबर ऑफ कॉलेजेस एविएशन एकेडमी मिल जाएंगे, ठीक है, बट हर कोई एफिलिएटेड नहीं है, ओके। और यही रीजन है कि अगर कोई स्टूडेंट को कोई कॉलेज अप्रोच करता है या कोई इंस्टीट्यूट अप्रोच करता है कि मैं आपको पायलट की ट्रेनिंग करा रहा हूँ या फिर मैं आपको जॉब लगवाऊंगा, जैसे DGCA गवर्नमेंट पोर्टल है जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नॉर्मली वो गूगल पे टाइप करेंगे, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है वो उन कॉलेजेस की लिस्ट उसको मिलेगी, चाहे वो फ्लाइंग क्लब्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स कॉलेज हो। टोटल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर ऑल ओवर इंडिया में 52 कॉलेजेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं, और उनको अप्रूवल उसी बेसिस पे है कि जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोर्स को डिजाइन किया है वैसा ही एज पर द स्टूडेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि हाँ, यानी कि जैसे ड्यूरेशन कम कर दिया, प्रैक्टिकल 40% है, 60% थ्योरी कर दिया, तो इंटरेस्ट लेवल बना रहता है। मॉर्निंग में जो इंस्टीट्यूट है उनको इंस्ट्रक्शन है कि मॉर्निंग 10 to 1 o'clock थ्योरेटिकल पार्ट होगा, जो टॉपिक आपने थ्योरी में पढ़ाया है आफ्टरनून लंच के बाद आपको उसका प्रैक्टिकल मैंडेटरी कराना है, तो बच्चों को इंटरेस्ट लेवल बना रहता है। प्लस 3 इयर्स के कोर्स में 5 सेमेस्टर एकेडमिक रहेगा, लास्ट सेमेस्टर OJT होगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग, 100% प्लेसमेंट मिलेगा, कैंपस ड्राइव होगा, उनके हाथ में ऑफर लेटर होगा, लास्ट के 6 महीने वो एज अ फ्रेशर काम करेंगे उस कंपनी के अंदर जहां पे वो प्लेस हुए। जैसे उनका 6 महीना कंप्लीट होता है तो उनको कंपनी से एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, वो एक्सपीरियंस लेटर की कॉपी वो इंस्टीट्यूट में जमा करें तो दैट उनका पूरा 3 इयर्स कंप्लीट हो गया। देन ये स्टूडेंट की चॉइस है कि वो आगे कहां जाना चाहता है। तो जो भी बच्चा DGCA के अंडर में वेबसाइट पे जाके इंस्टीट्यूट मिलेगा, अगर कोई इंस्टीट्यूट इसी डिजाइन से इसी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगा तो डेफिनेटली बच्चे का करियर कहीं भी प्रॉब्लम नहीं देगा। तो जो भी इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड है उनके पास अप्रूवल लेटर डेफिनेटली होगा। तो स्टूडेंट के पास पूरा राइट्स है कि वो उस इंस्टीट्यूट से मांगे कि अगर आपको एफिलिएशन है तो प्लीज आप मुझे अप्रूवल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कीजिए। अगर वो स्टेट का कोई अप्रूवल सर्टिफिकेट दे रहा है तो डेफिनेटली वो एक फेक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल सर्टिफिकेट या तो वो चेन्नई से मिलेगा उसको या फिर न्यू दिल्ली से मिलेगा, जहाँ पे भी DGCA के ऑफिसेज हैं वहाँ। ठीक है, और इस बात पे आपका क्या कहना है सर कि ग्रेजुएशन कितना वैल्यू रखता है? कि कॉलेज गवर्नमेंट ही ये फैसिलिटी दे रही है कि अगर बच्चा ये कोर्स कर रहा है तो उसको डुअल कोर्स करने की परमिशन है, इजीली वो डुअल कोर्स कर सकता है। इसके साथ वो BSc कर सकता है क्योंकि सेम ड्यूरेशन है 3 साल का, BCA कर सकता है, BBA कर सकता है, उसमें भी कई फील्ड्स है, जैसे BBA इन एविएशन कर सकता है,
बीएससी इन एविएशन कर सकता है। अगर उसका प्लान है कि आगे जाके मुझे एविएशन इंडस्ट्री में बिजनेस सेटअप करना है या मुझे अपना कुछ इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है, तो वो बीबीए इन एविएशन करे। एमी के बेसिस पे अगर कल को उसका जॉब में या उसका मन नहीं है कि उसे फील्ड पे काम करना है, तो वो एज अ एमबीए इन एविएशन कर सकता है आगे जाके। तो उसके लिए लाइंस ओपन होती रहेंगी। मतलब जॉब तो एक अलग बात होगी कि जॉब की उसको चिंता नहीं करनी, लेकिन अगर वो अपनी ग्रोथ को आगे देखता है और वो पढ़ने का उसकी कैपेबिलिटी है, तो डेफिनेटली उसे इसके साथ ग्रेजुएशन करना है। के बारे में लोग जान के विश्वास कर नहीं पाते, ये भी एक कैरियर है। तो वो क्या सजेशन देना चाहेंगे कि इसको कैसे बिलीव करें, ये भी एक कैरियर है। नॉर्मल ग्रेजुएशन करने मतलब उनको आज भी नर्सिंग में उतना फीस पटा देंगे, जैसे कि मैंने बोला ना कि आप कंपेयर कीजिए यहाँ पे नर्सिंग की, इंजीनियरिंग की या अन्य प्रोफेशनल कोर्सों की पढ़ाई, रहना खाना की क्या फीस होती है, तो वो लगभग इसी कोर्स में। तो ये कैसे थोड़ा कंपेयर कराइए ना कि वाई कैसे, हाउ फार वी आर बेटर। ये गवर्नमेंट ने ही ऐसा बनाया है, तो 100% आज हर बच्चा चाहता है कि उसको एजुकेशन मिले। प्लस अगर फैमिली इतना मनी इन्वेस्ट कर रही है अपने बच्चे के ऊपर 6 लाख 7 लाख रुपए, तो डेफिनेटली वो चाहेंगे उनके बच्चे का करियर सिक्योर हो और बच्चा भी चाहेगा उसको प्लेसमेंट मिले। तो ठीक है, यहाँ पे एक ही चीज आ जाती है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है सर। ओके, क्योंकि एक ट्रेंड है अभी, जैसे हम भी देखते हैं कि बच्चों का ट्रेंड है कि इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करना है। 10th में उसका एक ट्रेंड सेट होता है कि मुझे बायो लेना है या तो मुझे मैथमेटिक्स लेना है, और अगर वो उन दोनों में वीक है तो जाके आर्ट्स में चला जाए। ठीक है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते हैं और उनका माइंडसेट इंजीनियरिंग ही होता है, और या फिर जेईई मेंस होता है, नीट होता है। ठीक है, लेकिन मोर देन कितने लाखों करोड़ों में बच्चे फॉर्म भरते हैं, हर एक को चांस नहीं मिलता है। वहां पे भी डाउनफॉल है, लेकिन बच्चा एक्सपेक्ट करता है कि मैं दूं जरूर, एग्जाम जरूर दूं। ठीक है ना, तो यहाँ बस इतना ही है कि थोड़ा बच्चों को इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा मैं ये भी बोलूंगा कि जो कॉलेजेस हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा इसकी अवेयरनेस करे। जैसे कि पायलट के बारे में सबको पता है, बट पायलट के बारे में जानते हैं, थोड़ा फीस को लेकर बच्चे पीछे हट जाते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं। मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट जानता हूँ जहाँ पे 50-50 लाख रुपए तक के फीस ले रहे हैं। जी, नॉर्मल चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो पायलट बन रहे हैं वो कोई बिजनेसमैन या फिर अडानी अंबानी के बच्चे नहीं है, करेक्ट है ना। वो मिडिल क्लास फैमिली के ही बच्चे हैं जो लोन लेकर पढ़ रहे हैं। उनका ड्रीम है कि मुझे पायलट बनना है, ठीक है ना। और वो इतना बड़ा रिस्क इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्हें श्योर शॉट है कि मैंने जो 50 लाख का लोन लिया है या मैं जो मेरे फादर का इन्वेस्ट किया है मनी, मुझे 100% जॉब लगेगा और मेरी 2 से 2.5 लाख रुपए सैलरी होगी। मुझे तो आज तक कि बैंकों की ये समझ नहीं आता, एजुकेशन लोन है उसकी पेइंग कैपेसिटी होती तो लोन लेता क्यों। करेक्ट। और फिर पेइंग की कैपेसिटी अगर आप चेक कर रहे हो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है उसके साथ, तो लोन लेगा क्यों। और पेइंग कैपेसिटी अगर किसी की नहीं है, जैसे मैं बोलूँ एक कुम्हार का बच्चा, एक माली का बेटा, तो वो कैसे पायलट बन सकता है। ओके, उनके थोड़ी क्षमता नहीं है, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, बट इजीली उनको लोन मिलता है। कई बार बैंक की तरफ से चैलेंजेस आता है, तो उसके लिए कॉलेज उनके लिए है जो कि यहाँ पे होता है, ये कोर्स होता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग होता है, पायलट नहीं होता है, क्योंकि पायलट के लिए फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए अलग अप्रूवल। ज्यादातर लोग फॉरेन जाते हैं, विदेश जाते हैं। नो, इंडिया में है। आपको ये मुंबई में मिलेगा, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब है, और उसके बाद एक विंग्स फ्लाइंग क्लब है, प्लस अच्छा फ्लाइंग क्लब का सजेशन दीजिए ना। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब सबसे बढ़िया है। उसकी फीस होगी लगभग 50 लाख, 50, 55, 60 तक जाती है सर उसकी फीस। हाँ, उसकी फीस जाती है, और डेफिनेटली जॉब है वहाँ पे। प्लस बैंगलोर में अगर आप आएंगे तो जुपिटर एविएशन के अंदर भी एक फ्लाइंग क्लब है, जुपिटर एविएशन है, जो कि खुद एक फ्लाइंग क्लब चलाता है। तो आपको बताता हूँ कि होता क्या है, एक होता है गवर्नमेंटल फंड जी, एक होता है नॉन गवर्नमेंटल। नॉन गवर्नमेंटल का मतलब होता है, जैसे कि आप सुने होंगे कभी, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे फंड्स रिलीज होते हैं। जैसे कि टाटा ग्रुप अपना एक स्कॉलरशिप एग्जाम कराता है, अडानी अपना एक स्कॉलरशिप टेस्ट कराता है। अगर आपके बच्चे कभी आपसे कैसे मुलाकात करें, जो बच्चों को फाइनेंशियल इशू है और वो ब्रिलियंट है और वो पढ़ाई में ब्रिलियंट है, तो पक्के से हम उनको CSR फंड के माध्यम से या फिर नॉन गवर्नमेंटल जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मदद करती है बच्चों के, उनके एग्जाम कंडक्ट करा के स्कॉलरशिप की उनको बड़े से बड़े 5 लाख से 50 लाख क्या और भी बड़ी मदद हो जाती है, उनकी पूरी संपूर्ण पढ़ाई तक की मदद हो जाती है जी, है ना। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की भी योजनाएं तो है ही हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी योजनाएं होती हैं। इसलिए हम लोगों ने सर ये चैनल जो बनाया है जी कि हम ऐसे लोगों की मदद कर पाए कि जहाँ पे आपकी रिसर्च खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक अलग सेक्टर है। हमारा सेक्टर है कि बस सिर्फ उसी पर रिसर्च करना,
कि वो बच्चों के कैसे काम आ सके। Correct. ठीक, आपका है कि उनके प्रोग्रेस को ध्यान देना कि भाई जो बच्चा आया है उसके आगे फ्यूचर कैसा है, जी हमें वहां तक पहुंचाने का काम, आप तक पहुंचाने का काम। तो हमें ये देखना है कि कॉलेज आपका है तो हमारे बच्चे आपके कॉलेज तक पहुंचे कैसे। तो वो तो कॉलेज पढ़ाने के लिए फंड की जरूरत है, तो फंड का अरेंजमेंट करेगा कौन, तो वो करेगा स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट। अब वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करे, स्टेट गवर्नमेंट करे या नॉन गवर्नमेंट करे, ये तो पता चलेगा बच्चे के स्कोर, परसेंटेज, एग्जाम देने के पैटर्न, उसकी क्राइटेरिया क्या है, बीपीएल में आता है, श्रमिक कार्ड में आता है, किस चीज में आता है। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं होती है सर, तो इसके लिए कभी ऐसे सजेशन हमारे से ले लीजिएगा आप। जी बिल्कुल। वैसे सर एक बड़ा ख्वाहिश रहती है सर कि बच्चा अगर ये कर लिया, एविएशन कर लिया, तो लगभग क्या सैलरी से शुरुआत हो जाती है लगभग उसकी? मैं आपको वो रियलिटी के साथ ही बात करूंगा जहाँ पे हमारे स्टूडेंट ने प्लेस हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद 4,35,000 मंथली सैलरी ले रहे हैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे, ठीक है। और अगर आप स्टार्टिंग देखेंगे तो स्टार्टिंग में आज का जो कंडीशन में हम देखेंगे तो उसमें 18 to 25 उसके कुछ अपन पिक्चर्स, फोटोज, प्रूफ ले। या डेफिनेटली आप स्टूडेंट से भी बात कर सकते हैं और हमारे प्रूफ आप दे सकते हैं। जी बिल्कुल जी क्योंकि हमारे उड़ीसा से जो बच्चे आते हैं उनको ये बात जी, हमारे स्टूडेंट जो आते हैं वो जैसे जितेश गिरी उसका नाम था, 2017 का पास आउट है, ओके। और वो इंडिगो भुवनेश्वर में काम करता है, जो भुवनेश्वर आपका विजयपुर टैंक एयरपोर्ट है वहां पे वो काम करता है। तो जो भी स्टूडेंट उड़ीसा से आते हैं, चाहे वो संबलपुर के हो, केओंझर के हो या भद्रक के हो, रिमोट एरिया कहीं से भी, हर एक स्टूडेंट पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि आपके यहाँ ये जॉब लगता है तो कोई स्टूडेंट है तो हम उनसे बात करें। हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारा एक स्टूडेंट वहां पे है और डेफिनेटली वो मिलता भी है, हम उसे बताते हैं कि और वो उनको सीधा वो एयरपोर्ट पे बुलाता है। बात है कि स्टूडेंट ऑन एन एवरेज लगभग बच्चों को क्या पैकेज है? एक नॉर्मली पैकेज में अगर आपको बैंगलोर में भी बोलो स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर में, क्योंकि स्टार्टिंग तो उनको ओजेटी जो होता है वो फ्रेशर ही रहेगा 6 महीने तक, उनका 18 to 25 तक उनका पैकेज स्टार्टिंग जाएगा। ढूंढते हुए निकल जाओ सफर पे, देख लेना एक दिन सही रास्ते मिलेंगे। मंजिल की फितरत होती है कि वो खुद चल कर नहीं आती।